हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और हमेशा की तरह सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चन से। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1072 करोड़ रुपीज़। वेयर वॉज द प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड इन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1072 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the Deputy Chief of the Indian Naval Staff? भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, दिनेश के त्रिपाठी। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को न्यू वाइस चीफ अपॉइंट किया है नेवल स्टाफ का। त्रिपाठी जी फिलहाल फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड के तौर पर कार्यरत हैं। वहीं आपको जानना चाहिए जो प्रेजेंट वाइस चीफ है नेवी के, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह या SJ सिंह, ये अब वेस्टर्न नेवल कमांडर बनाए गए हैं। बाकी ये आप जानते ही हैं जो टॉप अपॉइंटमेंट्स हैं हमारे डिफेंस में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार हैं और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। इन विच स्टेट वॉज राहत वाणी केंद्र इनोग्रेटेड फॉर अर्ली डिजास्टर वार्निंग। आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा, इन्होंने एक डिजास्टर अर्ली वार्निंग सेंटर को लॉन्च किया जिसका नाम है राहत वाणी सेंटर। तो कोई भी हैजार्ड जैसी सिनेरियो अगर स्टेट में बनता है तो ये एक अर्ली वार्निंग के तौर पर कार्य करेगा, राहत वाणी सेंटर। जैसा कि लिखा भी गया है, राहत वाणी सेंटर्स फंक्शन वुड बी टू प्रिपेयर एंड प्रिडिक्ट वार्निंग्स, टाइमली डिलीवरी ऑफ रिलीफ सो दैट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज कुड बी स्ट्रीमलाइंड। वहीं आपको जानना चाहिए जो ये राहत वाणी सेंटर है इसे सेटअप किया जाएगा लाल बाग एरिया लखनऊ में। Who has recently been appointed chairman of the Supreme Court Legal Services Committee? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है जस्टिस BR गवई। आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BR गवई ये चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी SCLSC के और रिप्लेस कर रहे हैं इस पद पर जस्टिस संजीव खन्ना को, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके बाद। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट होती है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 की सेक्शन 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूट की जाती है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में जो केस आ जाता है तो वहाँ पर कोई वीकर सेक्शन है सोसाइटी में तो उसे फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सेक्शन 3A ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या फिर नालसा सेल कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिटिंग SC जज, एक सिटिंग SC जज होंगे इसमें जो कि चेयरमैन होंगे। इनके अलावा और भी मेंबर्स होंगे और उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सेंटर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। बोथ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कमेटी के सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करते हैं। अगर हम फिलहाल बात करें तो जो ये सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है इसमें चेयरपर्सन BR गवई हैं और 9 मेंबर्स नॉमिनेट किए गए हैं CJI द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है।
रश्मि शुक्ला हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ विच स्टेट? रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। आपको जाना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया है। इस तरह से मिस शुक्ला फर्स्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर बन गई हैं जो महाराष्ट्र की, जो इस पोस्ट पर पहुंची हैं। ये टेक ओवर कर रही हैं रजनीश सेठ से, जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का, एमपीएससी का। Who has been appointed official spokesperson for the Ministry of External Affairs in India? भारत में विदेश मंत्रालय का आधिकारिक प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है रणधीर जायसवाल। देखिए रणधीर जायसवाल ये ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नियुक्त किए गए हैं और ये सक्सीड कर रहे हैं अरिंदम बागची को, जिन्हें इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा अपॉइंट किया गया है। तो 2 अपॉइंटमेंट्स हैं इस आंसर में, ठीक है, याद रखिए। एक तो अरिंदम बागची को जेनेवा में बनाया गया है इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरे हैं रणधीर जायसवाल जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। साथ ही आपको जाना चाहिए करण अडानी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, एपी से इसके। सक्सेस मसरा इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सक्सेस मसरा किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है चैड। देखिए इकोनॉमिस्ट हैं सक्सेस मसरा, ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं चैड के, और ये द ट्रांसफॉर्मर्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। अगर हम इस कंट्री की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है जामीना और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। वहीं हाल ही में हमने देखा था कि कोंगो में जो प्रेसिडेंट हैं शिशेकेली, ये री इलेक्ट हुए हैं अपनी पोस्ट पर। विच स्टेट्स डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? हाल ही में किस राज्य के डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा। आपको जाना चाहिए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बाड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, इसे स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम में शामिल किया है। यदि हम स्वदेश दर्शन स्कीम की बात करते हैं, इसे साल 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस इन द कंट्री। ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। इस स्कीम के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर्स को और सेंट्रल एजेंसीज़ को, ताकि जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा सके। और अगर हम स्वदेश दर्शन 2.0 की लॉन्च करें तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम को रिवैम्प किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा, और इसका मकसद है डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवरिंग टूरिज्म एंड एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म सर्विसेज, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एंड प्रमोशन बैक्ड बाय पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उस पर भी फोकस रखा गया है। एडू फिनटेक स्टार्टअप Leo1 in collaboration with which payments bank has introduced prepaid ID cards for students? एडू फिनटेक स्टार्टअप Leo1 ने किस पेमेंट्स बैंक के सहयोग से छात्रों के लिए प्रीपेड ID कार्ड पेश किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है NSDL पेमेंट्स बैंक। आपको जानना चाहिए Leo1 जो कि एक एडू फिनटेक स्टार्टअप है, इसने NSDL पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर प्रीपेड ID कार्ड्स जो है इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो मास्टर कार्ड सपोर्टेड ये कार्ड रहेंगे, और जो नंबरिंग सिस्टम है वो नहीं है इसमें। ये ऑफर करते हैं सिक्योर एंड एफिशिएंट पेमेंट सॉल्यूशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड स्टूडेंट्स। NSDL पेमेंट्स बैंक की बात करते हैं तो MD and CEO अभिजीत कमलापुरकर हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच। आपको जानना चाहिए भारत में 6 एक्टिव पेमेंट्स बैंक हैं। Which country recorded the highest cases of cancer in 2019 according to the Lancet report? Lancet report के अनुसार 2019 में किस देश में कैंसर के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए? सही आंसर ऑप्शन बी चाइना। आपको जानना चाहिए कि 2019 की अगर हम बात करें तो भारत ने लगभग 12 लाख नए कैंसर केसेस और 9.3 लाख जो मौतें हैं वो रजिस्टर की हैं, और ये सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर बन गया है कैंसर केसेस का यदि हम एशिया में बात करते हैं। ऐसा कहा है द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल ने। भारत, चाइना और जापान ये 3 लीडिंग कंट्रीज़ हैं एशिया में यदि हम कैंसर के केसेस और डेथ्स की बात करते हैं।
तो टोटल जो केसेस हैं वो 94 लाख न्यू केसेस आए हैं 2019 में, और डेथ कितनी हुई है 56 लाख। तो इसमें चाइना सबसे टॉप पर है, 48 लाख न्यू केसेस एंड 27 लाख डेथ्स, और दूसरे नंबर पर भारत है, और तीसरे नंबर पर है जापान। इस रिपोर्ट को बनाने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर एंड बठिंडा ने भी सहयोग किया। इन्होंने ये भी पाया कि एशिया में जो लीडिंग कैंसर है वो ट्रैशियल, ब्रॉन्चस एंड लंग्स से संबंधित है, जिसकी वजह से 13 लाख केसेस हैं और 12 लाख डेथ्स हुई हैं। विद द इंक्लूजन ऑफ 5 न्यू मेंबर्स, ब्रिक्स हैज़ बिकम अ ग्रुप ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज? 5 नए सदस्यों के शामिल होने से ब्रिक्स कितने देशों का समूह बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 10। देखिए जो ब्रिक्स ब्लॉक है, आप सभी जानते हैं टॉप इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, इनका ग्रुप है ये। तो अब इसमें 5 फुल मेंबर्स इंडक्ट किए गए हैं, और इस तरह से जो ये ब्रिक्स ब्लॉक है ये 10 नेशन का एक ग्रुप बन गया है। तो 5 नए जो ऐड किए गए हैं वो है सऊदी अरब, ईरान, यूएई, इथियोपिया एंड इजिप्ट। तो 1 जनवरी को शामिल हो गए। हालांकि इसमें अर्जेंटीना को भी शामिल होना था, लेकिन अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिली, इन्होंने मना कर दिया है, और इन्होंने कहा है कि अभी समय सही नहीं है, और वैसे भी हम जो ये चाइना और ब्राज़ील हैं, ठीक है, इनसे दूर ही रहना चाहते हैं। ब्रिक की स्थापना साल 2000, आपको बता दें जो ब्रिक टर्म है ये कहाँ से आया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, न्यूमरस एग्जाम में अलग अलग राज्यों के एसएससी में। साल 2001 में इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील द्वारा दिया गया था, जो कि गोल्डमैन सैक्स ग्रुप से संबंधित रहे। तो इन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चल रही है ब्राज़ील में, रशिया में, इंडिया में और चाइना में। फिर बाद में साउथ अफ्रीका को भी इसमें इन्वाइट किया गया 2010 में। इस तरह से फिर लास्ट में एस जुड़ गया और ये हो गया ब्रिक्स। तो 5 मेंबर पहले थे, है ना, ब्रिक्स, और 5 अब जुड़ गए, कितने हो गए 10। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना? निम्नलिखित में से कौन पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है जो पीएम विश्वकर्मा योजना PMVY को इम्प्लीमेंट जिसने किया है। आप सभी जानते हैं कि एक इस तरह का इनिशिएटिव, इसका मकसद है जो क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी है उनको, उनके स्किल्स को इन्हेंस करना, उनको एम्पावर करना। तो PMVY, एक तो आप शॉर्ट फॉर्म भी याद रखा करें, फुल फॉर्म तो रखते ही हैं, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें फुल फॉर्म नहीं दी होती है, केवल ये कि PMVY कब लॉन्च हुआ था। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि योजना का नाम क्या है, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया। इट एम्स टू रिकॉग्नाइज आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्स पीपल थ्रू पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट्स एंड ID कार्ड्स, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ID कार्ड्स दिए जाते हैं, और 18 ट्रेड्स जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये याद रखिएगा 18। और स्कीम में जो है इसमें बेसिक ट्रेनिंग है 5 to 7 डेज़ की, एडवांस ट्रेनिंग है 15 डेज़ की या फिर इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। 500 रुपये पर डे का स्टाइपेंड मिलता है, और मॉडर्न टूल किट मिलती है 15,000 रुपये तक की वैल्यू जिसकी होती है जो ट्रेंड विश्वकर्माज है उनको। बाकी आपको जाना चाहिए गोवा फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत फर्स्ट बैच एंड सेंटर्स लॉन्च किए। इन विच फील्ड डिड वेद प्रकाश नंदा हु पास्ट रिसेंटली मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस? वेद प्रकाश नंदा जिनका हाल में निधन हो गया, ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? सही आंसर ऑप्शन बी है लॉ। देखिए प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन लीगल स्कॉलर प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का हाल ही में निधन हो गया है। ये इंडियन अमेरिकन एकेडमिक रहे हैं, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला साल 2018 में लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। जैक्वस टेलर्स जो कि फॉर्मर यूरोपियन कमीशन चीफ रहे हैं, साथ ही यूरोपियन यूनियन की जो सिंगल करेंसी प्रोजेक्ट है इसमें भी इनका योगदान रहा। इनका हाल में निधन हो गया 98 की एज में। फॉर्मर इंडिया डिफेंडर प्रबीर मजूमदार, इनका भी कोलकाता में 77 की एज में निधन हो गया। 1974 के एशियन गेम्स में इंडियन फुटबॉल टीम के मेंबर रहे। What is the historical significance of the second test match between India and South Africa concluded in Cape Town? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में संपन्न हुए दूसरे टेस्ट मैच का ऐतिहासिक महत्व क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच इन हिस्ट्री। देखिए भारत ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका पर जीत हासिल की है सेकंड टेस्ट मैच में, और ये जो है फास्टेस्ट टेस्ट विक्ट्री भी रही है टेस्ट के इतिहास में। केवल 1.5 दिन ये खेल चला, ओनली अ डे एंड अ हाफ। तो भारत ने यहाँ पर सीरीज भी बराबर कर ली न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड केप टाउन में, और ये मैच केवल 107 ओवर में पूरा हो गया।
यानी कि 642 बॉल्स यहाँ पर खेली गई। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच का, ये 556 बॉल का था जब साउथ अफ्रीका को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने 1932 में। तो 1932 के बाद अब ये रिकॉर्ड जो है टूटा है। जनरली जो टेस्ट मैच है वो 5 दिन तक चलता है, 450 ओवर्स फेंके जाते हैं, यानी कि 2250 बॉल्स, ठीक है। और अब ये देखिए कितना शॉर्टेस्ट रहा, 107 ओवर ही यहाँ पर जो है गए हैं, मतलब 4 इनिंग्स खेल ली गई केवल 1.5 दिन में ही। साथ ही भारत ने एक अनचाहा रिकॉर्ड ही बनाया है, ये फर्स्ट टीम बन गई है क्रिकेट इतिहास में जिन्होंने बिना स्कोर किए अपने 6 विकेट खो दिए किसी टेस्ट इनिंग में। वहीं आपको जानना चाहिए ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर जो कि टेस्ट क्रिकेट को जो है अलविदा कह चुके हैं, अब ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर को भी जो है समाप्त कर चुके हैं अपने। What is the revised GDP growth estimate for India in fiscal 24 according to India Ratings and Research? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.7%। देखिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इन्होंने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है फिस्कल 24 के लिए इसे अपवर्ड किया है, 6.7% कर दिया है, पहले 6.2% इन्होंने बताया था। और आपको बता दें सेकंड क्वार्टर जो रहा फिस्कल 24 का, इसमें भारत की जीडीपी 7.6% से ग्रो की है। वहीं इन्होंने कहा इंडिया की जो करंट अकाउंट डिफिसिट है ये भी नैरो हो जाएगी, 1.3% ऑफ जीडीपी हो जाएगा फिस्कल 24 में, पहले जबकि फिस्कल 23 में 2.0% था, 2.0% था। आपको जानना चाहिए इंडिया की जो करंट अकाउंट डिफिसिट है ये जो है सेकंड क्वार्टर जो रहा जुलाई से सितंबर का फाइनेंशियल 24 का, तो इसमें 1% ऑफ जीडीपी रहा, या फिर आप कहें 8.3 बिलियन US डॉलर रहा है। वहीं जो फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल से जून के क्वार्टर में फिस्कल 24 के ये 9.2 बिलियन US डॉलर रहा, यानी कि 1.1% ऑफ जीडीपी रहा है। हु वॉज प्रेजेंटेड विद द नृत्य कलानिधि अवार्ड? नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। देखिए क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, इन्हें नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया गया है 17th डांस फेस्टिवल ऑफ द म्यूजिक एकेडमी जो कि चेन्नई में शुरू हुआ। वहीं आपको जानना चाहिए ब्रिटिश 6 सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है किंग चार्ल्स III के द्वारा लंदन में। आपको जानना चाहिए कि LP हेमंत के श्रीनिवासलू जो कि हाल ही में अपॉइंटेड किए डायरेक्टर हैं लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन ट्रेड काउंसिल के, इन्हें हाल ही में जो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह इनके द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। Besides Bengaluru and Hyderabad, which other Indian airport is mentioned in the 2023 on-time performance OTP review? बेंगलुरु और हैदराबाद के अलावा 2023 ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू में किस अन्य भारतीय हवाई अड्डे को शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन भी है कोलकाता। आपको जानना चाहिए कि बेंगलुरु एंड हैदराबाद में जो एयरपोर्ट्स हैं ये दूसरी और तीसरी पोजीशन पर हैं आउट ऑफ 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, अगर हम बात करें पंक्चुअलिटी की और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की। तो एक एविएशन एनालिटिक्स कंपनी है CM, इन्होंने 2023 ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट जारी की है जिसमें 3 इंडियन एयरपोर्ट्स, एक तो हैदराबाद, बेंगलुरु एंड कोलकाता, साथ ही एक इंडियन कैरियर भी है इंडिगो। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में ये दूसरे नंबर पर है ग्लोबल एयरपोर्ट्स एंड ब्रॉड एयरपोर्ट्स दोनों कैटेगरीज में। कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि माफ़ कीजिएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है ये दूसरी पोजीशन पर है, और कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है ये तीसरे नंबर पर है, दोनों ही कैटेगरी में। वहीं मिनियापोलिस सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट US ये दोनों ही कैटेगरी में टॉप पोजीशन पर है। मीडियम एयरपोर्ट्स कैटेगरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता ये 9th पोजीशन पर है। वहीं आपको जाना चाहिए मीडियम एयरपोर्ट्स कैटेगरी को टॉप किया है ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान ने। इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो ये 8वें नंबर पर है अगर हम लो कॉस्ट कैरियर कैटेगरी बात करें, और चौथे नंबर पर है एशिया पैसिफिक सेगमेंट में। लो कॉस्ट कैरियर सेगमेंट को टॉप किया है साउथ अफ्रीका की सफेयर ने। एशिया पैसिफिक कैटेगरी में जापान की ऑल निप्पन एयरवेज टॉप पर है। और अगर हम बात करते हैं ऑन टाइम फ्लाइट की, ऑन टाइम फ्लाइट को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसी फ्लाइट जो कि 15 मिनट के अंदर अंदर जो है आ जाए अपने शेड्यूल गेट अराइवल पर। और जो मोस्ट ऑन टाइम ग्लोबल एयरलाइन है ये अवार्ड दिया गया है एवियंका एयरलाइंस को जो कि बोगोटा कोलंबिया की है। तो कोई भी इंडियन कैरियर इस ग्लोबल कैटेगरी में नहीं है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज माउंट पेली मार्टिनिक?
वेयर इज डियर स्टोन मोन्यूमेंट, मंगोलिया। वेयर इज कोकेर आर्कोलॉजिकल साइट, कंबोडिया। वेयर इज पेल माउंटेन्स नेशनल पार्क, यूथोपिया। मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन क्यों लिए गए हैं। जो यूनेस्को ने हाल ही में 27 न्यू साइट्स अपनी हेरिटेज लिस्ट में ऐड की हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मुझे ये लगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन की है। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। नेशनल बर्ड्स डे ये 5 जनवरी को मनाया गया। थीम रहा राइट टू फाइट। और आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। स्टॉर्म गेट हिट विच कंट्री? व्हाट इज SUVAS in context of judiciary? Gunotsav 2024 kicked off in which state? Himachal Pradesh. CM Sukhu inaugurated winter carnival at which place? Which union minister inaugurated Atmanirbhar Bharat Utsav 2024 in New Delhi? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट किया कीजिए, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।